all, let us see the solutions of objective 1 from the very famous H.C. Verma. और ये फ्रिक्शन टॉपिक है चैप्टर नंबर 6 और ये ऑब्जेक्टिव 1 के ही सॉल्यूशंस है, एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस नहीं हैं, याद रखो, ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन. इन अ सिचुएशन द कॉन्टैक्ट फोर्स बाय द रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑन अ बॉडी प्लेस्ड ऑन इट हैज़ अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड. सो आपको यहाँ पर एक ब्लॉक दिया है, यू हैव अ ब्लॉक, और आपको तो पता है कि कॉन्टैक्ट फोर्स, दो फोर्स होते हैं कॉन्टैक्ट के, और यहाँ रफ बोला है उसलिए फ्रिक्शन तो आएगा प्लस यहाँ पर नॉर्मल आएगा. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो होगा अपना रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स, और इसकी वो बात कर रहे हैं, उसकी कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे वो लिख रहे हैं. सो लेट मी टेक अनदर कलर. तो यहाँ पर कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है. ओके. इफ़ द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड द वर्टिकल इज डिक्रीज्ड, तो ये दो फोर्स में का जो ये जो रिजल्टेंट है और वर्टिकल में का जो एंगल है, अगर वो डिक्रीज करते हैं, देन द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी विल. तो ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? ऑब्वियसली अगर ये जो लाइन है ये वाली, अगर इसको मैं इधर ड्रॉ करता हूँ तो ऑब्वियसली आप देखोगे कि अगर मैं इधर ड्रॉ करता हूँ तो इसका ये कंपोनेंट छोटा हो जाएगा. देखो ये कंपोनेंट छोटा हो रहा है, और ये कंपोनेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? तो ये कंपोनेंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है. तो हम बोलेंगे अगर हम इस फोर्स को इधर लिखते हैं तो उसका जो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा. देखो ध्यान से देखो, वर्टिकल कंपोनेंट तो कभी चेंज नहीं होता है. वर्टिकल कंपोनेंट इसलिए चेंज नहीं होता है बिकॉज वो mg के बराबर होता है. आपको समझ में आ रहा है क्या? तो यहाँ पर आंसर होगा डिक्रीज, दैट इज द बी ऑप्शन. ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन. ये गायब हो जाता है, जल्दी से देख लो. लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़ लेते हैं. वाइल वॉकिंग ऑन आइस, आइस पर चल रहे हो भाई साहब आप. ओके, वन शुड टेक स्मॉल स्टेप. तो वो इंसान जो आइस पर चल रहा है उन्होंने छोटे स्टेप्स लेने चाहिए टू अवॉइड स्लिपिंग. मतलब स्लिप होने से बचने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने चाहिए. मानते हो या नहीं मानते? यस, दिस बिकॉज स्मॉलर स्टेप इंश्योर्स. स्मॉलर स्टेप क्या इंश्योर करता है? मतलब एक इंसान है और वो चल रहा है और आइस पर चल रहा है, तो वो बड़े बड़े स्टेप लेगा या छोटे छोटे स्टेप लेगा? व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान, लेट अस से दिस इज़ द पर्सन, और अगर ये एक छोटा स्टेप लेता है तो ऑब्वियसली छोटे स्टेप लेने से क्या होता है कि वो स्लिप होने से बच जाता है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज आइस जो होता है ना, आइस ये स्लिपरी होता है. आइस इज़ वेरी स्लिपरी, तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं प्रोवाइड कर पाता. इट प्रोवाइड्स लेस फ्रिक्शन, तो वो कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है. तो अगर हम बड़े बड़े स्टेप ले तो हमारा पैर स्लिप हो सकता है, तो उतना फ्रिक्शन हमें प्रोवाइड नहीं होगा आइस से. तो आइस उतना फ्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा अगर हम बड़े बड़े स्टेप्स लेते हैं तो. बट अगर हम छोटा सा स्टेप लेते हैं, ठीक है, तो एक तो छोटा स्टेप लेने से जो हमारी ग्रिप है वो भी अच्छी होगी, नॉर्मल रिएक्शन भी अच्छा मिलेगा, और उतना फ्रिक्शन हमें वो आइस प्रोवाइड कर पाएगा. तो छोटा फ्रिक्शन हमें चाहिए, किससे? आइस से. तो उसलिए हम छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं बिकॉज इट एंश्योर्स स्मॉलर फ्रिक्शन. मतलब छोटा फ्रिक्शन से ज़्यादा फ्रिक्शन की ज़रूरत अपने को नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए हम छोटे स्टेप्स लेते हैं. ओके, समझ में आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखो समझ में आया सर, और आइस पे चलते समय हम ध्यान देंगे. यस, ज़बरदस्त, शानदार, जिंदाबाद. क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉडी ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. तो एक बॉडी है जिसका मास m है और वो रफ सरफेस पर रखी हुई है. द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इज म्यू. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है? म्यू है. द पर्सन इज ट्राइंग टू पुल अ बॉडी बाय अप्लाइंग अ हॉरिजॉन्टल फोर्स बट द बॉडी इज नॉट मूविंग. तो एक इंसान उसको खींचने की कोशिश कर रहा है. एक इंसान है, उसको खींचने की कोशिश कर रहा है. द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए इज एफ. और इस ब्लॉक पे लगने वाला फोर्स इस सरफेस की वजह से है एफ. कितना फोर्स है? एफ फोर्स है. अब इस एफ के बारे में आपको कमेंट करना है, ठीक है. तो मैं फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ. तो यहाँ पर ये ब्लॉक है, ठीक है. अब हम यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, और ये फोर्स हम लगा रहे हैं
द फोर्स बाय द सरफेस, सरफेस ने F लगाया तो ये इंसान कुछ भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। ओके, तो एक तो नॉर्मल रिएक्शन होता है और नॉर्मल रिएक्शन होता है इक्वल टू mg, ये तो आपको पता है। नॉर्मल रिएक्शन जो होता है वो mg के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और क्योंकि हम उसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एग्जिस्ट करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब अगर ये फोर्स बढ़ जाता है तो फ्रिक्शन फोर्स भी अपनी वैल्यू बढ़ाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज अ लिमिटिंग फोर्स। अब ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसके वजह से ये जो ब्लॉक है वो मूव नहीं हो रहा है, इट इज़ नॉट मूविंग। मतलब ये जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग से कम ही है, लिमिटिंग क्रॉस नहीं किया है, एज इट इज इन रेस्ट। मतलब हमारे फ्रिक्शन ने, इस फ्रिक्शन ने अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की है, वही मैं बोलता हूँ, लिमिट कभी क्रॉस नहीं करने की। अब ये दोनों का जो नेट फोर्स है, ये दोनों का जो नेट फोर्स है वो है अपना F, ये वाला F। क्यों? बिकॉज उन्होंने कहा है द फोर्स बाय द सरफेस, सरफेस की तरफ ध्यान दो, ये सरफेस ने फोर्स लगाया, तो सरफेस ने दो फोर्स लगाए, एक लगा है ये F और दूसरा लगाया है ये N, तो ये दो फोर्सेस हो जाते हैं सरफेस के, जो हम रिजल्टेंट इधर बनाएंगे, तो ये रिजल्टेंट होगा। बात समझने की कोशिश करो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार पीछे जाओ, फिर से एक बार देखो, ठीक है। ओके, अब आपको तो पता है भाई कि रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, तो रिजल्टेंट फाइंड करते हैं, इस रिजल्टेंट को उन्होंने F कहा है तो मैं भी F कहूँगा, ठीक है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। ये जो F होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ N का स्क्वायर और फ्रिक्शन का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? ओके, अब ये जो फोर्स है फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम कब होगा? जब उसकी लिमिटिंग वैल्यू अचीव हो जाएगी। तो उसका मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं अपन, कितनी मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, ठीक है। ओके, तो अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू लेनी पड़ेगी, तो वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ N का स्क्वायर प्लस म्यू N का स्क्वायर, बिकॉज लिमिटिंग फ्रिक्शन का यही फॉर्मूला होता है, और N होता है mg, तो mg का स्क्वायर प्लस म्यू mg का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर रूट में से mg बाहर निकल जाएगा, तो वो आ जाएगा mg अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू का स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ये फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? ऑब्वियसली ये फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0। मतलब ये जो रिजल्टेंट है वो डायरेक्टली इधर आ जाएगा, बिकॉज ये फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो फ्रिक्शन की जो ये जो फोर्स लगाया है उसकी मिनिमम वैल्यू होने वाली है सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, जब फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। तो इस फोर्स के, ये जो फोर्स है सरफेस ने लगाया हुआ, ये सरफेस ने लगाया हुआ फोर्स है, इसके दो वैल्यूज़ हो सकती है, मतलब दो लिमिट्स हो सकते हैं, एक मैक्सिमम लिमिट, एक मिनिमम लिमिट, और इसके बीच में ही वो फोर्स होने वाला है। तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ज़रा देखो वो ऑप्शन कौन सा है। बराबर देखा आपने, इट इज़ सी ऑप्शन। मतलब ये जो फोर्स है वो mg से ज़्यादा होगा या फिर मैक्सिमम से कम होगा, तभी ये पॉसिबल है। तो ऐसे केस में हमको इस वर्ड को ध्यान से याद रखना है, द फोर्स बाय द सरफेस। तो ये दो फोर्सेस होते हैं, एक है नॉर्मल और एक है फ्रिक्शन। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है वो होता है फोर्स बाय द सरफेस, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 of friction from H.C. Verma. My name is Abhijit Peshkar and this is Physics Forum. Question क्या है देख लेते। A shooter starting from rest, scooter starting from rest moves with a constant acceleration, underline, मेरी आदत है कि मैं अंडरलाइन करते रहता हूँ। For time t1 एक्सेलरेट कर रहा है, देन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर नेक्स्ट टाइम t2, फिर कांस्टेंट स्पीड से गया, एंड फाइनली विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन फॉर द नेक्स्ट टाइम t3 टू कम टू रेस्ट, फिर वो रेस्ट में आ गया। अ पर्सन ऑफ 500 न्यूटन मैन सिटिंग ऑन द स्कूटर
behind the driver manages to stay at rest with respect to the scooter without touching any other part. The force exerted by the seat on the man is. अब यहाँ पर एक फनी चीज़ हो रही है. देर इज़ अ स्कूटर, एक्चुअल स्कूटर ड्रॉ करने वाला हूँ मैं अभी. ओके, देर इज़ अ पर्सन, ठीक है, और उसके पीछे और एक पर्सन बैठा हुआ है. अब ये कोरोना चालू है तो वो क्या है, एक दूसरे को नहीं हाथ लगा रहे, ठीक है, एक दूसरे से दूर दूर है, ठीक है. ओके, अब ये पहले एक्सेलरेट कर रहा है. जब गाड़ी एक्सेलरेट होगी तब इस पर सूडो फोर्स पीछे लगेगा, और इस सूडो फोर्स से बचने के लिए यहाँ जो फ्रिक्शन इस पर लगेगा वो आगे की तरफ होगा. सूडो फोर्स पीछे लग रहा है तो पीछे वो गाड़ी से गिर जाएगा ना, बट गिरता तो नहीं है वो, तो फ्रिक्शन फोर्स उसको आगे लगता है. और नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, दो फोर्स लग रहे हैं. तो जो नेट फोर्स होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा. तो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा फ्रिक्शन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर. ये आपको याद रखना है. तो ये ऑब्वियसली वो 500 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 500 ये उसका mg है और ये बस नॉर्मल के बराबर है. बट यहाँ जो जब वो एक्सेलरेट कर रहा है तो फोर्स पीछे लग रहा है, तो एक्स्ट्रा फोर्स भी डेवलप हो रहा है जो कि फ्रिक्शन का फोर्स है. तो ऑब्वियसली 500 से वो ज़्यादा होगा. तो T1 टाइम के लिए वो 500 से ज़्यादा है. अब देखते हैं T2 टाइम के लिए क्या हो रहा है. तो T2 टाइम के लिए इट इज़ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो आपको याद रखना है जब वेलोसिटी होती है कांस्टेंट तो सूडो फोर्स नहीं लगता. सूडो फोर्स PSEUDO, सूडो फोर्स होता है 0. तो अब सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो है ऊपर, दैट इज़ नॉर्मल रिएक्शन, और वो बैलेंस कर रहा है mg को. तो mg की वैल्यू तो 500 है, तो नॉर्मल रिएक्शन भी 500 आ जाएगा. मतलब सेकेंड केस में अपने को जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है जो कि सरफेस दे रहा है वो है 500 इक्वल टू 500. थर्ड केस में उन्होंने दिया है एंड फाइनली विथ कांस्टेंट डी एक्सेलरेशन फॉर नेक्स्ट टाइम T3. फिर डी एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब गाड़ी ब्रेक लगा रही है तो सरफेस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे होगा, या फिर इस सरफेस का रिटार्डेशन हो जाएगा, रिटार्डेशन. तो इस इंसान पर सूडो फोर्स आगे लगेगा. अब क्योंकि सूडो फोर्स आगे लग रहा है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे लगेगा, इस इंसान पर फ्रिक्शन पीछे लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन तो वैसे भी लग रहा है, तो दो फोर्स फिर से आ गए जो कि 500 से ज़्यादा ही होंगे. तो ये थर्ड केस में भी 500 से ज़्यादा फोर्स लग रहा है. अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं. फर्स्ट में 500 थ्रू आउट द जर्नी गलत है, लेस देन 500 थ्रू आउट द जर्नी गलत है, मोर देन 500 थ्रू आउट द जर्नी गलत है, मोर देन 500 फॉर T1 एंड T3 ये बराबर है, एंड 500 फॉर कांस्टेंट स्पीड, जब वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो सिर्फ 500 का फोर्स लग रहा है, ये बराबर है. तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको अंडरस्टैंड करने की कोशिश थी कि जब वो एक्सेलरेट कर रहा है एक तो आगे या फिर पीछे, उस केस में ज़्यादा फ्रिक्शन यहाँ पर डेवलप हो जाता है. तो नॉर्मल ये तो ऑलरेडी होता है, बट नॉर्मल के साथ अगर फ्रिक्शन आगे या पीछे आता है तो नेट फोर्स बढ़ जाता है आगे या पीछे. सो 500 से ज़्यादा हो जाएगा T1 और T3 के लिए, और T2 के लिए वो कांस्टेंट स्पीड के लिए देयर इज़ नो सूडो फोर्स, और क्योंकि वहाँ पर सूडो फोर्स नहीं है तो वो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा. ठीक है, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ ऑब्जेक्टिव 1 ऑफ HC वर्मा ऑफ चैप्टर 6 फ्रिक्शन. ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है इसमें, कंसीडर अ सिचुएशन शोन इन द फिगर. तो फिगर में जो दिया है वो अपने को देखने का है. द वॉल इज स्मूथ बट द सर्फेसेस ऑफ A एंड B इन कॉन्टैक्ट आर रफ. तो यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ, दिस इज A एंड दिस इज B, और यहाँ से हमने फोर्स लगाया और यहाँ रफनेस है, ऐसा उनो बोले कि ये सरफेस है, बाकी सब स्मूथ है बोले. द फ्रिक्शन फोर्स ऑन B ड्यू टू A. तो B पर आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करना है ड्यू टू A की वजह से. तो ये जो B दिख रहा है आपको, जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, उस पर आपको फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने का है.
आपको बात समझ में आई? इस बी पर फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करने हैं। अब ये बी को अगर इक्विलिब्रियम में रखना है, अगर इक्विलिब्रियम में रखना है मतलब उसके mg को कोई तो बैलेंस करेगा, उसके mg को कोई तो बैलेंस करेगा। अब ये तो बैलेंस नहीं कर सकता बिकॉज ये हॉरिजॉन्टल है, अपने को वर्टिकल चाहिए, तो वो वर्टिकल सिर्फ यहाँ का हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पर फ्रिक्शन ऊपर होगा। द फ्रिक्शन ऑन बी ड्यू टू, ठीक है, बात समझ में आई आपको? ओके, सो द फ्रिक्शन विल बी अपवर्ड्स एंड ऑल्सो द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम, ये भी आंसर हो सकता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकता। ओके, अगर इक्विलिब्रियम में है तो आंसर होगा अपवर्ड्स, बट सिस्टम इक्विलिब्रियम में यहाँ रह नहीं सकता बिकॉज ये वॉल जो है वो स्मूथ है। तो इस पूरे सिस्टम की अगर बात करते हैं तो इस पूरे सिस्टम को अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो एक एटलीस्ट एक तो भी फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए था, बट यहाँ पर एक भी फोर्स ऊपर की तरफ नहीं है। ये फोर्स हॉरिजॉन्टल है, mg तो उसको खींच रहा है, ये दोनों तो इंटरनल फोर्स है, ये सिस्टम के अंदर का फोर्स है। अपने को ये पूरे सिस्टम को बाहर से, इस सिस्टम को बाहर से कोई तो खींचने वाला चाहिए ऊपर की तरफ। तो अगर ये जो वॉल है, ये वॉल ये स्मूथ नहीं होती तो शायद ये इक्विलिब्रियम में पॉसिबल था। तो इसका आंसर है डी, द सिस्टम कैन नॉट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। बट अगर ये वॉल भी रफ होती तो शायद इक्विलिब्रियम में रह पाता, तब अपन इसका आंसर ए लिखते थे। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में ये वॉल स्मूथ है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। तुम इनफाइनाइट फोर्स लगाया तो भी कुछ फ़ायदा नहीं, वो कभी इक्विलिब्रियम में रह नहीं सकती। ओके, आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन में लिखो आपका नाम, आपका कॉल, आप कहाँ से हो, कौन से सिटी से देख रहे हो, और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आपको और भी ऐसे वीडियोस अगर चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो आप फिज़िक्स फोरम के ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो। सो दिस वॉज द एंड ऑफ सॉल्यूशंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आप ढूंढ सकते हो, ठीक है? चलो बाय।